10 ईयर्स एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा नंबर होता है। जब आप किसी फील्ड को अपनी पूरी ज़िंदगी दे रहे हो तो फील्ड आपको रिटर्न में क्या दे रही है ये भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देखना। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हम जानेंगे कि एग्जैक्टली 10 साल एक्सपीरियंस होने के बाद या फिर 10 साल एक फील्ड में आप काम करने के बाद, और स्पेशली फार्मेसी के रेफरेंस में हम जानेंगे कि फार्मेसी फील्ड में 10 साल के बाद आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। क्योंकि आप अगर अपनी पूरी ज़िंदगी दे रहे हो तो फील्ड आपको रिटर्न में क्या दे रही है ये भी आपको कैलकुलेट करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि 10 साल एक्सपीरियंस आपके रिज्यूम के ऊपर देखना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ा टाइम इंटरवल होता है। 4 साल 5 साल भी आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो, लेकिन 10 साल बहुत बड़ा नंबर है। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ा कंटेंट मिस कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं बात करता हूँ फार्मेसी करियर रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में। पॉइंट नंबर 1, जैसे कि आप लोग पता है फार्मेसी में दो भाई बहन है, एक कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और एक तरफ है दूसरी आईटी इंडस्ट्री या फिर कोई कोर अदर देन कोर फार्मा इंडस्ट्री, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, जहाँ पे मेडिकल कोडिंग, पीवी, सीडीएम जैसे फील्ड्स आते हैं और कोर फार्मा प्रोडक्शन, क्यूए, क्यूसी, आरएनडी और बहुत सारे फील्ड्स आते हैं। अब सबसे पहले जानेंगे कोर फार्मा के रिलेटेड। कोर फार्मा में 10 साल के बाद आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। देखो कोर फार्मा में एक चीज़ आपको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई छोटी सी स्मॉल स्केल कंपनी में अगर काम करते हो, जैसे क्योंकि इंडियन ओरिजिन की कंपनी है जिसके 2-3 ही यूनिट्स है, ऐसी कंपनी में जब आप काम करोगे तो यहाँ पे आपकी जो पोजीशंस है, आपके जो जॉब के टाइटल्स है, मैनेजर्स वगैरह, ये आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी सैलरी भी है वो बहुत उसके रेंज में बढ़ती जाएगी। क्योंकि कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे मे भी बहुत ज़्यादा टाइम्स यहाँ पे जो पोजीशंस है, यहाँ पे जो प्रमोशंस है आपके जॉब के रेंज में, आपके जॉब के टाइटल में बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन एज कम्पेयर टू आपकी जो सैलरीज होती है वो उसके हिसाब से नहीं बढ़ती। आपको सैलरी बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए मैंने बहुत बार कहा है कि आपको एक जगह पे 2-3 साल रहने के बाद उस जगह पे आपकी सैलरी एक बहुत बड़े अमाउंट में नहीं बढ़ेगी। आपको बढ़ने के लिए कंपनी स्विच करनी पड़ेगी या फिर कोई और कंपनी में आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी सैलरी जो है वो 1-2 लाख से 3 लाख से थोड़ी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना कि 3 साल अगर आप इस कंपनी में रह रहे हो, उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि पिछले 3 साल का अगर आप सिनेरियो देखोगे तो अगर पिछले 3 साल में आपकी ग्रोथ नहीं हो पाई है या फिर बहुत स्टडीली हुई है, तो अगर आप एक भी स्विच मारोगे तो आपकी जो सैलरीज है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आ जाएगी। तो इसलिए इंक्रीमेंट के लिए आपकी सैलरी बढ़ने के लिए स्विच मारना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी बात कि एक नंबर में अगर आपको देने की कोशिश करूँ कि 10 साल के बाद इतना नंबर आपका हो सकता है, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिनिमम 15 लाख रुपीज़ का आपका पैकेज होना चाहिए 10 साल अगर आप किसी एक फील्ड में रह रहे हो। क्योंकि 15 अगर आप एक साल के हिसाब से भी 1 लाख रुपीज़ आपको थोड़ा सा जोड़ते जाओगे, फिर भी 1 लाख भी नहीं, अगर आप उस हिसाब से स्टार्टिंग 2 लाख से भी कर रहे हो तो उसके बाद उस हिसाब से 15 लाख रुपीज़ पैकेज तक जाना 10 साल में इट इज़ अ पॉसिबल थिंग। बस देखो कुछ लोग होते हैं जो नहीं कमा पाते, कुछ लोग होते हैं जो 12-13 पे भी रह जाते, तो ये भी कम नंबर है नहीं। लेकिन 10 साल के बाद इतनी सैलरी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस आपके रिज्यूम के ऊपर दिखना आप इटसेल्फ बहुत बड़ा एक प्रोजेक्शन करता है आपके रिलेटेड, आपके डेडिकेशन और आपके मेहनत के रिलेटेड। तो इसलिए इतनी सैलरी तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो अगर मैं आपको एक नंबर देने की कोशिश करूँ। दूसरी बात की एक आपको क्लॉज देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों जो इससे भी ज़्यादा कमा लेते हैं। मैंने देखे बहुत ज़्यादा लोग हैं इससे भी ज़्यादा कमा लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उनके रिज्यूम में हालांकि एक्सपीरियंस बहुत होता है, उनके नंबर्स एक्सपीरियंस के नंबर है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस हिसाब से उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ पाते, उसके हिसाब से उनकी इंक्रीमेंट नहीं हो पाती। इसलिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक्सपीरियंस के साथ आपकी जो सैलरी होती है, इसको बढ़ने के लिए कंपनी स्विच करना या फिर कंपनी चेंज करते रहना, ये भी एक अच्छा सा सोल्यूशन है। लेकिन आपको हर साल चेंज नहीं करना है, 3 साल 4 साल के बाद आप एक चेंज ज़रूर ले सकते हो। चेंज इज़ नेसेसरी, और ये चेंज ओनली थिंग ऐसे मानी जाती है कि चेंज इज़ द ओनली थिंग जहाँ पे आपको सैलरी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं आपकी एक कंपनी स्विच करने के बाद। अब दूसरी बात करते हैं थोड़ी सी, इसका ही भाई इसकी बहन बोल सकते हैं, ये है को आईटी इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील्ड्स है और यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जितनी सारी फील्ड्स है, यहाँ पे अगर मैं फील्ड के नाम करूँ तो सीडीएम हो गया, एटीएमएफ हो गया, मेडिकल कोडिंग हो गया, ऐसे फील्ड्स है जहाँ पे आपको सैलरी जो होती है एज कम्पेयर टू कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज़्यादा मिलेगी। इसका रीज़न ये है कि रीज़न बीइंग कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रोजेक्ट जो होते हैं वो
क्लाइंट के बेस के ऊपर होता है। क्लाइंट इन द सेंस यहाँ पे जो काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, ये काम करते हैं किसी और कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए, तो इसलिए उनकी करेंसी डिफरेंस आ जाता है और इसलिए वो लोग जो पे करते हैं उस हिसाब से सैलरीज यहाँ पे ज़्यादा बन जाती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो IT कंपनीज़ है, ये वाले लोग जहाँ कुछ ऐसा बहुत बड़ा चमत्कार कर रहे हैं और ये जो कोर फार्मास्यूटिकल वाले लोग ये कोई चमत्कार नहीं कर रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जो लोग होते हैं, उनका डायरेक्ट रिलेशंस नहीं होता कंपनी के प्रॉफिट और इनकम के साथ। इनडायरेक्टली ज़रूर होता है, उनको अच्छा काम करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। हालांकि यहाँ पे जो IT कंपनीज है, इनका डायरेक्ट रिलेशंस होता है कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। यहाँ पे जो काम किया जाता है IT इंडस्ट्री में, जितना काम करोगे उतना पैसा आपको फॉरेन के जो क्लाइंट लोग हैं वो देते हैं। इसलिए कंपनीज में लोग इतना काम करते हैं, IT कंपनी में इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे इन लोग के पास आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सैलरी जो होती है वो भी उस हिसाब से ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको समझना पड़ेगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि कोर फार्मा में जब अब दवाई बन जाती है तो उसके बाद उस दवाई को बेचने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मार्केट में उतरता है, उसको दवाई को बेचता है। IT में ऐसा नहीं होता। IT में क्लाइंट से आप जितना काम उठाओगे, जितना आप उसको काम करोगे, उतना आपको पैसे देंगे वो। तो इसलिए कंपनी तो काम आपसे कर के बहुत ज़्यादा लेती है, इस हिसाब से आपकी सैलरी भी उस हिसाब से ज़्यादा होती है। IT इंडस्ट्री में अगर मैं आपको कोई नंबर देने की कोशिश करूँ तो 10 साल के बाद यहाँ पे भी आप 12, 15, 16 मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो लाइक पर एनम। इससे भी ज़्यादा हो सकती है। मैं आपको ये बहुत कम नंबर दे रहा हूँ, बहुत मिनिमल नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके एक्सपेक्टेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ के दे दूँ, उसके बाद आपको लगे कि हाँ ऐसा कैसे हो गया, इतनी कम सैलरी क्यों। लेकिन फिर भी ये भी कोई कम नंबर नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हो तो ये भी नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा है। इससे भी आपकी सैलरी हो सकती है। उसके लिए क्या करना है, स्विच मारना है। 2-3 साल के बाद आपको कंपनी चेंज करते रहना है। एक चेंज आपको लोगे तो इससे आपकी सैलरीज भी बढ़ेगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों में आपकी सैलरी कितनी होगी। वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो में कोई चीज़ से कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।